बात है अधिकारों की और कर्तव्यों की। ऐसे अधिकार जो व्यक्तिगत हैं, पर्सनल है, ठीक, और ऐसे कर्तव्य जो राज्य के हैं। कुछ ऐसी चीजें जो न्यायालय द्वारा लागू कराई जा सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें न्यायालय लागू नहीं करा सकता, फिर भी वो बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। जैसे कि समानता, स्वतंत्रता बोलने की, ठीक, शिक्षा का अधिकार इत्यादि। और वैसे ही सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य की सुविधा इत्यादि। हम बात कर रहे हैं आज फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों की, और दूसरी तरफ बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हम कहें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। आज हम इनकी तुलना करने वाले हैं। तो मैं अवतार सिंह राणा आपका स्वागत करता हूँ हंसवाणी क्लासेज में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए हमने दे रखा है यहाँ पे मौलिक अधिकार बनाम वर्सेस राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आज, तुलनात्मक रूप से इनको देखेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक कर्तव्य बोल रहा हूँ, ठीक, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। जैसे मैंने कहा कि संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं हमारे, 22 भाग है। अगर देखा जाए तो 25 गिनती में है। तो उसका जो तीसरा सेक्शन है उसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इन अधिकारों का वर्णन है। हर अनुच्छेद में अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें भाग 4 में, तो भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पर 36 से लेके 51 तक क्या है उनका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। अच्छा, एक बात हम मौलिक अधिकार की जब वीडियो बनाएंगे तो बता देंगे कि मौलिक अधिकारों की जो बात है, या हम कहें कि मौलिक अधिकारों का जो लिखित दस्तावेज है, सबसे पहले यूके के संविधान में आया था 1215 में, ठीक। तो हमारे यहाँ यूके से नहीं आया है, यूनाइटेड किंगडम से नहीं आया है, हमारे यहाँ आया है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। जबकि भाग 4 हमारा जो आया है वो आया है आयरिश संविधान, या कहें आयरलैंड के संविधान से। अच्छा देखिए, हमने जैसे वीडियो स्टार्ट करते समय बताया था कि जो मौलिक अधिकार है ये ये क्या है, आपके वाद योग्य है। वाद योग्य है, या मैं कहूँ कि अगर आपकी कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो आप उसके लिए डायरेक्ट केस लड़ सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय इन्हें क्या करा सकता है, लागू करा सकता है। अब जैसे मैं कहूँ इसी के तहत कि अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों को क्या कहा गया है, सुरक्षा कवच कहा गया है। मतलब वो सेफ्टी प्रदान करता है, जिसमें जैसे हम देखेंगे 13 का 2 है, ठीक, इसमें लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को क्या करे, कम करे। ये डाउन की तरह मैंने कहा है, मूल अधिकारों को क्या करे, कम करे। तो ये विधि शब्द बड़ा ही विवादित रहा है, इस पर केस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये हम देखेंगे। तो बात कर रहे हैं कि ये मौलिक अधिकार है जो हमारे वाद योग्य हैं, मतलब इनको न्यायालय लागू करा सकता है। जैसे एक तो सुरक्षा कवच हो ही गया 13 अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 एक ही तरह की बातें करता है, या मैं कहूँ एक ही तरह से हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है या उन्हें लागू कराता है। जैसे उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत, अच्छा आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपके कोई मूल अधिकारों का हनन करता है, छीनता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत लागू करवाने के लिए। अच्छा, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। तो एक प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसको माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है इनके अनुसार, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 32 तो सुप्रीम कोर्ट लागू कराएगा, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को
रिट या आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है मूल अधिकार लागू करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कराएगा अपने अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट कराएगा अपने अनुच्छेद 226 के तहत। क्या? तो इसमें 5 तरह की रिट है, इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। फिलहाल नाम देख लेते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट है, हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में भी देखिएगा। फिर दूसरा है परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, सेटररी उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को वारंट। तो ये 5 तरह की रिट दोनों ही न्यायालय क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यही है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। भाग 3 सही है। जबकि हम कह रहे हैं कि भाग 4 या नीति रक्षक तत्व में लिखा हुआ है कि ये वाद योग्य नहीं है, इसके अनुच्छेद अलग से है। आर्टिकल 37 कह रहा है कि भाई ये वाद योग्य है नहीं, या मैं कहूँ न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये लागू नहीं होंगे न्यायालय द्वारा तो ये बेकार है। भाई राज्य अपने कोई भी कानून बनाते समय हमेशा भाग 4 का क्या रखता है, ध्यान रखता है, मतलब नीति रक्षक तत्वों का क्या रखता है, ध्यान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार है, ये पर्सनल है, वैयक्तिक है, या ये व्यक्तियों के कौन है, अधिकार है। ये राइट की बात करता है कि भाई हमें क्या मिलना चाहिए। जबकि राज्य के नीति रक्षक तत्व राज्यों के कर्तव्यों की बात करते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये राज्य के कर्तव्य है, जबकि ये व्यक्तियों के क्या है, अधिकार है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। ध्यान रखना है ठीक, कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन स्थापित राजनीतिक लोकतंत्र की जो स्थापित करने का जो उद्देश्य है, वो जिम्मेदारी है, वो किसकी है, मौलिक अधिकारी की। जिसमें जैसे मैंने कहा कि समानता, स्वतंत्रता इत्यादि चीजों को कौन लागू कराता है, मौलिक अधिकार। वहीं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है कौन, हमारा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे आगे चलते हैं थोड़ा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है, उसमें लिखा पड़ा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये 3 तरह के जो न्याय हैं, ये प्रस्तावना में लिखा पड़ा है। तो इनको प्राप्त करना कहाँ पे है, तो भाई सामाजिक और आर्थिक न्याय तो प्राप्त करने की कोशिश करेगा भाग 4, जबकि राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की कोशिश करेगा भाग 3। इसे याद रखना है कि सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की बात करेगा कौन, आपका मौलिक अधिकार, सही। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करेगा राज्य के नीति रक्षक तत्व। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि फिर एक प्रश्न आता है, भाई मेरा जो वीडियो है कोशिश करूंगा कि प्रश्नों के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। तो राज्य की वेलफेयर छवि, जब कहूँ कि कल्याणकारी छवि आपको कहाँ से दिखती है, वेलफेयर स्टेट आपको कहाँ से पता चलता है, तो यह है आपका राज्य के नीति रक्षक तत्व से। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य की कल्याणकारी छवि कहाँ से हमें पता चलती है, तो ये है भाग 4 राज्य की कल्याणकारी छवि प्रस्तुत करता है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार पर्सनल है, व्यक्तिगत है, ये पर्सनल कल्याण की बात कर रहे हैं। जबकि ये भाग 4 ये पूरे समुदाय की, पूरे समाज की बात करेगा, या पूरे सोशल वेलफेयर की क्या करेगा, बात करेगा। तो इसलिए इनका जो नेचर है ये कैसे है, सामाजिक नेचर के हैं, जबकि ये आपका पर्सनल है। अच्छा, बात करते हैं अब इसकी ये पूरा एक साथ है। तो जब भी हमारे देश में राष्ट्रीय आपात या इमरजेंसी लागू होगी, ठीक, तो इमरजेंसी जब लागू होगी आर्टिकल 352 के तहत, इसको बोला जाएगा राष्ट्रीय आपात। तो जब ये लागू होता है तो भाग 4 कभी भी निलंबित नहीं होगा, अर्थात ये कभी निलंबित होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई देश में इमरजेंसी आ गई तो राज्य जो है या देश है अपना कर्तव्य भूल के चला गया, ठीक। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि भाग 4 कभी क्या हो जाए, निलंबित हो जाए। ये हमेशा रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। जबकि ये जो हमारे अधिकार है ना, जब भी आर्टिकल 3 लागू होगा, यही राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूँ, तो जब ये लागू होगा तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी है अगर मैं कहूँ, तो जैसे आर्टिकल 350 इनको याद रखना है भाई, हाँ।
आर्टिकल 358 और 359 359 ये दो तरह से निलंबित होते हैं। जैसे अगर आर्टिकल 352 लागू हुआ है तो अनुच्छेद 358 के तहत केवल अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और स्वतः क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। मतलब 352 लगा कि ये अपने आप हट गया। भाई अब आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में है वो आपकी छिन जाएगी, और जैसे ही 352 हटेगा ये क्या हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा दोबारा से। मतलब इसको ये ऑटो कट है, ठीक, अपने आप लगेगा अपने आप हटेगा। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी का मतलब है कि जैसे मैं राष्ट्रीय आपात कह रहा हूँ तो इसके 3 बेस होते हैं लगने के। जैसे मैंने कहा कि भाई युद्ध हो जाए, जैसे हमने कहा कि चीन से हमारा युद्ध हो गया, ठीक, या फिर कह रहा है कि बाह्य आक्रमण हो जाए, मतलब हम सो रहे थे, रात को चीन ने हमारे पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, यह है बाह्य आक्रमण। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, और भारत में हथियारों वाला विद्रोह हो जाए। तो याद रखना है कि आर्टिकल 358, बिल्कुल आराम आराम से सुनना है, वीडियो लंबी होने दो। आर्टिकल 358 युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय ही लागू होता है, सशस्त्र विद्रोह के समय यह लागू नहीं होगा। मतलब अगर युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है तभी आपके अनुच्छेद 19 स्वतः लागू होगा, स्वतः हटेगा। सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो ऐसा नहीं होगा। जबकि ये बड़ा बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है, ठीक है। 359 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, याद रखना अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे मूल अधिकार कौन निलंबित कर सकता है, कौन छीन सकता है, तो राष्ट्रपति छीन सकता है आर्टिकल 359 के तहत। अच्छा, मैं बढ़ाते बढ़ाते फ्लो में आ जाता हूँ, ठीक है। छीन सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति छीन सकते हैं आर्टिकल 359 के तहत केवल 20 और 21 को छोड़कर। या मैं कहूँ कि 20 और 21 जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार, ये कभी भी निलंबित नहीं होते। तो राष्ट्रपति इनको लागू कराएंगे और छीनेंगे। मतलब अगर छीना है, निलंबित किया है, तो लागू भी राष्ट्रपति ही कराएंगे, अपने आप लागू नहीं होंगे। तो ये है आर्टिकल 359 के तहत पूछा जाए कि आपके मूल अधिकार जा सकते हैं, तो बिल्कुल छीने जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कंडीशन है अनुच्छेद 352 लगना चाहिए, और इसमें तीनों स्थितियों को शामिल करा जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अच्छा, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, आराम आराम से दोबारा तिबारा देख लेना वीडियो कि इसकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। किसकी प्रकृति, मौलिक अधिकारों की। जैसे बहुत सारे चीजें कि वे राज्य ऐसा नहीं करेगा, व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये सब किसमें लिखा पड़ा है, ये मौलिक अधिकारों में लिखा पड़ा है। जबकि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक आपके सकारात्मक माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मैं अभी फिलहाल नया हूँ, एक ही टेक में पूरी वीडियो बनाता हूँ, ना उसमें कोई कट करता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो अगर कुछ वर्ड हो सकता है फ्लो में गलत बोल जाए तो उसके लिए भाई आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो अब आगे बात करते हैं। जैसे फिर मैं कह रहा हूँ कि अब बात आई कि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात हुई है और हमने कंपेयर भी कर दिया। अब बात आई कि बड़ा कौन है दोनों में, ठीक, दोनों में बड़ा कौन है। भाई भाग 3 बड़ा है, ये भाग कौन है, 4 बड़ा। जब कंपेयर करी जाएगी तो बड़ा छोटा भी करा जाएगा भाई, तुलना। लेकिन आज की डेट में क्या है, पहले आज का समझ लेते हैं। आज का जो सिनेरियो है कि भाग 3 और भाग 4 का सामंजस्य संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, ठीक। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के कौन है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा संविधान, हमारे संविधान के जो लक्ष्य है वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो सकेंगे, ठीक। तो आज तो पूरक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने बीच में कुछ ना कुछ किया है। जैसे मैंने कहा कि ये देखो गलत लिख दिया मैंने, बदलने का टाइम नहीं है। 25वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31, अच्छा अनुच्छेद 31 के गा जोड़ा गया, हाँ, 31 का गा जोड़ा गया, ठीक है। और जिसके तहत 39 और 39 का ख, अच्छा अनुच्छेद 39 कहाँ में जाएगा, भाग 4 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद है, जबकि 31 कहाँ पे है, आपके भाग 3 में है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू करने के लिए, इस पार्ट को लागू करने के लिए ये कह दिया गया
कि ये पार्ट लागू अगर करना है 39 का ख और ग, तो हम क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों को कम कर मतलब मूल अधिकारों के ऊपर इसको हावी कर दिया गया, इसको अनुच्छेद 39 का ख और ग को, जिसे फिर केशवानंद भारती का जो केस है इसकी वीडियो फिर अलग से बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो केस है 1973 में आया है, जहां से मूल ढांचे की क्या ली गई है, अवधारणा ली गई है। तो इस केस में क्या करा गया, इसको खारिज कर दिया गया कि नहीं नहीं ये बात गलत है, वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता भाग 4। हाँ, फिर दोबारा से भैया आ गया एक और संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें फिर 31 के गांव में क्या करा गया, संशोधन करा गया। तो 31 के गांव के ऊपर फिर मैं वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो इसमें तो और ज्यादा बात बढ़ा दी गई कि भाई इसमें कहा गया कि पूरा भाग 4 लागू करने के लिए भाग 3 पर इसकी वरीयता हो सकती है, मतलब भाग 3 को कम भी करना पड़े तो कर सकते हैं भाग 4 को लागू करने के लिए, जिसे फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया उस हिस्से को जो ऐसी बात करता है मिनर्वा मिल्स वाद के द्वारा 1980 में। ठीक, तो ये दो वाद आए जिन्होंने क्या करा था, भाग 4 को भाग 3 के ऊपर वरीयता प्रदान कर दी थी। लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि भाई निचले तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, देख लीजिएगा इसको। धन्यवाद।